हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश रामानी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एक सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन, जो कि ME 308 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत आता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट का, जो कि था कि जो जनरल कंसीडरेशन किसी भी मशीन अवयव को बनाने के लिए क्या क्या हमें कंसीडर करना पड़ता है और उसके प्रोसीजर के बारे में हमने बात की थी। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो मटेरियल सिलेक्शन है, मतलब पदार्थों का चुनाव है, वो किस प्रकार से होता है और उनमें किन किन चीज़ों को हमें कंसीडर करने की आवश्यकता रहती है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले हम बात करें पदार्थों का चुनाव। तो पदार्थ का चुनाव करते समय निम्नलिखित मुख्य कारकों का ध्यान रखा जाता है। ये जो मुख्य कारक हैं वो मुख्य कारक क्या हो सकते हैं? तो मुख्य कारक ये हैं, उनमें सबसे पहला है पदार्थ की उपलब्धता, मतलब अवेलेबिलिटी जो है मटेरियल की, वो एक मशीन का अवयव बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपलब्धता अच्छी होगी तो हम आराम से जो भी आपका मशीनी अवयव है उसको बना सकते हैं। कार्य स्थिति के अनुसार धातु की सुगमता, जो भी आपका प्लांट लोकेशन है या जो भी आपका वर्क स्थल है, जो भी आप जहाँ पे भी आप मशीन अवयव को बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी ईज़िली होनी चाहिए। तीसरा है पदार्थ की लागत। तो जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए मशीन प्रोडक्ट। तो इन तीन चीज़ों के साथ साथ ही हम जो है सिलेक्शन किया जाता है मटेरियल का। उसके बाद जो मटेरियल हैं, जिन मटेरियल को आप चुनाव करते हैं, तो उनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, और किस कंडीशन में किस प्रकार का मटेरियल यूज़ होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी पदार्थ की, मटेरियल की, वो किस किस प्रकार से डिफ़ाइन होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी की, वो पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है सामर्थ्य, मतलब स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब एक तरह से हम डिफ़ाइन करें कि किसी भी अवयव पर हम बल लगाते हैं और उस बल की वजह से जो भी प्रतिबल हैं, तो उसको जो सहन करने का गुण है, जो सहन करने की जो ताकत है, बिना विफल हुए, मतलब बिना फेल के कोई मटेरियल अधिक से अधिक कितना बल सहन कर सकता है, वह उस पदार्थ की स्ट्रेंथ, सामर्थ्य कहलाता है। तो यहाँ अगर हम देखें, विफल हुए बिना पदार्थ के प्रतिबल सहन करने की जो गुण है वो आपका स्ट्रेंथ कहलाता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। इसको हम अगर समझें, तन्यता मतलब अगर पदार्थ को किसी भी पतले तार के रूप में हम खींच सकते हैं तो उस गुण को बोलते हैं तन्यता। हर पदार्थ में ये गुण नहीं हो सकता। कुछ पदार्थ होते हैं कि उनको खींचने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाते हैं, या बिना वार्निंग के भी टूट जाते हैं, लेकिन अगर वो किसी पतले तार के रूप में हम खींच सकते हैं तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। सपोज हम एग्जांपल के लिए किसी भी हम स्टील की रोड है या कुछ भी ऐसा अवयव है रोड, उसको हम किसी दो रोलर के बीच में ले जाएं, तो वो एक अगर पतले तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो गुण जो होता है उस गुण को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब है कि प्रतिबल की उपस्थिति में विरूपण के प्रतिरोध की क्षमता दृढ़ता कहलाती है। मतलब स्टिफनेस का मतलब है हम किसी भी अवयव पर बल लगाएं तो उसमें जो विरूपण है, डिफॉर्मेशन है, वो नेग्लिजिबल हो, तो वह स्टिफ कहलाता है। उसकी जो स्टिफनेस है वो बहुत ज़्यादा कहलाती है। प्रतिबल की उपस्थिति में विरूपण प्रतिरोध की क्षमता दृढ़ता कहलाती है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और प्रॉपर्टी की, जिसको हम बोलते हैं कठोरता, हार्डनेस। हार्डनेस एक रिलेटिव टर्म है, मतलब कोई जो पदार्थ है वो दूसरे के कंपैरिजन में कितना हार्ड है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लें डायमंड का। डायमंड काफ़ी हार्ड मटेरियल माना जाता है, जो कि ग्लास को हम उससे काटते हैं। तो अगर उन दोनों को देखें, ग्लास और डायमंड को, तो डायमंड काफ़ी हार्ड है क्योंकि वह ग्लास को काट सकता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इस परिभाषा के अनुसार कठोरता की अगर हम बात करें तो ये जो हार्डनेस है, इस गुण के कारण पदार्थ रगड़ने, घिस जाने, काटे जाने या खुरचे जाने का विरोध करता है। मतलब किसी भी पदार्थ पर हम स्क्रैच नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब है काफ़ी हार्ड है। डायमंड की जो हार्डनेस है वो काफ़ी अधिक होती है, तो उसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, हम उसको ग्लास को भी उससे काट सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हार्डनेस। फिर बात की जाती है टफनेस की। टफनेस का मतलब कड़ापन। कड़ापन पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ टूटने से पूर्व धक्कों या झटकों का विरोध करता है।
मतलब अगर टफनेस की बात करें, कितनी मैक्सिमम एनर्जी को वो अपने अंदर स्टोर करता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ टूटने को इम्पैक्ट, मतलब कोई मटेरियल है सपोज, वो कितना इम्पैक्ट झेलता है या सहन कर सकता है, वही गुण आपका हो जाता है टफनेस। उसके बाद की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, उसके बाद की प्रॉपर्टी होती है प्रत्यास्थता, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है, यदि हम इस पदार्थ पर बल लगाते हैं तो बल की वजह से उसमें विरूपण आता है, डिफॉर्मेशन आता है, और जैसे ही हम उस बल को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में बिल्कुल वापस आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस गुणधर्म को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। तो अगर हम परिभाषा की बात करें, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विरूपण के दौरान बाह्य बल हटाने पर वह पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आए, उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो उसके बाद प्रॉपर्टी डिफ़ाइन होती है प्लास्टिसिटी। तो जैसे हमने इलास्टिसिटी को डिफ़ाइन किया था, ऐसे ही हम प्लास्टिसिटी को भी डिफ़ाइन करते हैं, सुघट्यता। तो इलास्टिसिटी में तो क्या हुआ था कि जैसे ही आपने बल हटाया था तो पदार्थ अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ गया था, लेकिन प्लास्टिसिटी के गुणधर्म के कारण पदार्थ कभी भी अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। जैसे ही आप उस पर बल लगाते हो तो विरूपण होता है, और बल जैसे ही हटाते हो तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। वो कुछ हद तक तो अपनी अवस्था में वापस जाता है, लेकिन पूरी तरह वापस नहीं आता, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन रह जाता है। तो उस गुण को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उसको हम इस प्रकार से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस, मतलब भंगुरता। अभी हमने डिस्कस किया था एक प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, तन्यता के बारे में। तो डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। डक्टिलिटी में क्या हो रहा था कि किसी भी रोड पर हम बल लगाते हैं सपोज, तो अगर वो टूटेगा तो वार्निंग, एक चेतावनी देता है, उसके बाद टूटता है। लेकिन ब्रिटलनेस में जैसे ही हमने बल लगाया तो बिना वार्निंग के वो टूट जाता है। तो उस प्रॉपर्टी, उस गुणधर्म को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। जैसे सपोज ग्लास है, कांच है, उस पर हमने कोई भी एक इम्पैक्ट किया तो वो बिना वार्निंग के उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाता है। सपोज आपका चौक है, ब्लैक बोर्ड पे जिससे हम लिखते हैं चौक है, चौक को जैसे ही आप तोड़ोगे तो वो बिना वार्निंग दिए फेल हो जाता है। एक तार की बात करें, तार को जैसे ही हम खींचते हैं तो लंबा होता है, उसका डायमीटर कम होता जाता, तो ये संकेत देता है कि यह अब टूटने वाला है। तो वो ब्रिटलनेस की वजह से नहीं, वो डक्टिलिटी की वजह से होता है। लेकिन ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें पदार्थ बिना चेतावनी दिए ही फेल हो जाता है। तो अगर इसमें परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा के अनुसार पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर चोट लगाने से वह बिना किसी विकार या खराबी के टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि सेकेंड ईयर में आपने कई सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी होंगी, लेकिन फटीग के बारे में इस चैप्टर में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल हम फटीग की परिभाषा की बात करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद हम डिटेल में उसको समझेंगे। तो फटीग को अगर हम एक समझने की कोशिश करें, फटीग का मतलब यह है कि जब किसी भी पदार्थ पर, अवयव पर रिवर्सिबल स्ट्रेस मतलब रिपीटेड स्ट्रेसेस लगती हैं, तो वह मटेरियल अपनी जो वास्तविक क्षमता है उस वास्तविक क्षमता से पहले ही फेल हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फटीग। सपोज कोई शाफ्ट है, रोटेटिंग एलिमेंट है, शाफ्ट पे बियरिंग लगी हुई है, गियर्स लगे हुए हैं, और शाफ्ट्स की गियर्स एक दूसरी शाफ्ट पे गियर पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो शाफ्ट में रोटेशन भी हो रहा है और उसके ऊपर बल भी लगते हैं, बेंडिंग भी लगती है। तो एक अवस्था ऐसी आती है जब उसके फाइबर कंप्रेशन में होते हैं, और एक अवस्था ऐसी आती है जब उसके फाइबर टेंसाइल में होते हैं। तो ये रिपीटेशन बार बार होता रहता है। तो इस वजह से जो शाफ्ट का मटेरियल है वो अपनी जो क्षमता है, वास्तविक क्षमता है, उससे पहले ही फेल होने लगता है। तो उसको हम बोलते हैं फटीग। अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा है जब पदार्थ पर लगातार पुनरावृत्ति प्रतिबल लगें तो पदार्थ पार्श्व बिंदु प्रतिबल के पहले ही, मतलब यील्ड पॉइंट स्ट्रेस के पहले ही विफल हो जाता है, वह श्रांति कहलाता है। तो इस प्रकार फटीग को हम डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और डिफ़ाइन होती है जिसको हम बोलते हैं क्रीप का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। जब किसी भी पदार्थ पर काफ़ी लंबे समय के लिए उच्च तापमान पर नियत प्रतिबल लगाया जाए तो पदार्थ धीमा व स्थायी विरूपण हो जाता है। तो उस अवस्था को हम बोलते हैं क्रीप। मतलब जब किसी पदार्थ पर हम एक ऐसा नियत, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से कांस्टेंट स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, तो इस वजह से उसमें जो
विरूपण होता है वो काफ़ी स्लो होता है, स्लो डिफॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रीप। तो ये कुछ डेफिनेशंस हमने देखी कि जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किस किस प्रकार से उसको डिफ़ाइन किया जाता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी मटेरियल का, तो इन सारे गुणों के बारे में हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम इसी चैप्टर में डिस्कस करते हैं जो कि आपके इस पूरे सब्जेक्ट में काम आएंगे, यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं, सबसे पहले अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो चीज़ है आपकी कार्यकारी प्रतिबल। कार्यकारी प्रतिबल का मतलब होता है वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस का मतलब है कि किसी पदार्थ पर कार्य करते समय जितना अधिकतम प्रतिबल मान्य होता है उसे कार्यकारी प्रतिबल कहा जाता है। कार्यकारी वर्किंग स्ट्रेस का मतलब ये कि जिस ऑब्जेक्ट को हम उस समय किस फोर्स लगा के यूज़ कर रहे हैं, तो उस फोर्स की वजह से जितना प्रतिबल आ रहा है वो उसका कार्यकारी प्रतिबल होता है, जो कि आपका जो मैक्सिमम है, जो कि अलाउेबल है, उससे कम होगा। तो जिस कंडीशन में हम उस ऑब्जेक्ट पर वर्क लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं कार्यकारी प्रतिबल। इसके बाद हम बात करें सुरक्षा गुणांक, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको हम परिभाषित करें तो अधिकतम प्रतिबल तथा कार्यकारी प्रतिबल के अनुपात को सुरक्षा गुणांक कहा जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक अवयव है, सपोज उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो मैक्सिमम हम उसको 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेके जा सकते हैं, और अब हम 100 से उसको जितना नीचे लेके आते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हो। हम अगर 50 उस तक ही मैक्सिमम स्ट्रेस उसमें यूज़ करते हैं तो 100 डिवाइड बाई 50 तो 2, जो उसका सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है वो 2 हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप अधिकतम प्रतिबल उस अवयव का कितना है, और जो आप वर्किंग स्ट्रेस है, मतलब जो कार्यकारी प्रतिबल है, वो कितना अलाउ करते हो, कितना कंसीडर करते हो, तो इनके अनुपात को बोला जाता है सुरक्षा गुणांक। और इसको अगर हम फॉर्मूले से भी देखें तो यहाँ से हम फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ से हम वो फॉर्मूला देख सकते हैं। सुरक्षा गुणांक का मतलब होता है अधिकतम प्रतिबल और जो कार्यकारी प्रतिबल है उसका जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं सुरक्षा गुणांक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कंडीशन में, क्योंकि कई बार हम जब डिज़ाइन करते हैं तो कुछ अनवांटेड स्ट्रेसेस हैं जिनके बारे में हम पता नहीं लगा सकते, टेम्परेचर के कारण स्ट्रेसेस होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए हमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करना पड़ता है ताकि आपका जो सिस्टम है, वो जो अवयव है वो फेल ना हो सके, कुछ ना कुछ उसमें आपकी गुंजाइश हो। तो ये होता है आपका सुरक्षा गुणांक। इसके बाद दोबारा अगर हम देखें श्रांति व सहन सीमा, श्रांति के बारे में हमने डिस्कस किया था फटीग, और सहन सीमा के बारे में हम देखते हैं। ये काफ़ी डिटेल में चैप्टर है तो उसको हम समझेंगे। तो हाल फिलहाल हम इसकी परिभाषा के लिए देखते हैं। तो अगर इसको देखें, मशीनी अवयवों जैसे शाफ्ट, गियर, इंजन, क्रैंक तथा संयोजक दंड आदि पर परिवर्तनशील प्रतिबल कार्य करते हैं। परिवर्तनशील प्रतिबल का मतलब है रिपीटेड स्ट्रेसेस हैं, एक बार टेंसाइल स्ट्रेस आई तो दूसरी बार कंप्रेसिव, फिर टेंसाइल, फिर कंप्रेसिव, जैसे चेंज होती रहती हैं, तो उनको हम बोलते हैं परिवर्तनशील प्रतिबल। इन परिवर्तनशील प्रतिबलों की दशा में मशीनी अंग स्थैतिक भार, स्टैटिक लोड में अंतिम सामर्थ्य, मतलब जो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उससे कम प्रतिबल पर ही फेल हो जाते हैं। जो भी अवयव की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, तो फटीग की वजह से क्या होता है कि जो अवयव है वो उससे कम प्रतिबल पर ही असफल हो जाता है। तो बार बार भार लगाने के कारण पदार्थ की प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं श्रांति, फटीग। तो बार बार अगर हम स्ट्रेसेस चेंज करते हैं तो उसमें जो फेलियर है वो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से भी पहले ही फेल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फटीग। सहन सीमा की अगर हम बात करें, एंडोरेंस लिमिट, तो पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। वह अधिकतम पूर्णतः प्रतिवर्त प्रतिबल जिस पर यह माना जाता है कि बार बार भार लगाने के बाद भी पदार्थ कभी असफल नहीं होगा, पदार्थ की सहन सीमा कहलाती है। सहन सीमा का मतलब यही समझें कि अगर कोई शाफ्ट है सपोज, उसके मैक्सिमम रोटेशन, मतलब अनलिमिटेड रोटेशन होते रहें तो भी वह फेल नहीं होता, तो वो कितना प्रतिबल हम उस पर लगा रहे हैं उसी को हम बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट। तो सपोज एक शाफ्ट है, रोटेटिंग है, हमने उस पर प्रतिबल लगाया, स्थैतिक भार लगाया, तो उसकी वजह से परिवर्तनशील स्ट्रेसेस आई, लेकिन उस परिवर्तनशील स्ट्रेसेस से भी वह जो अवयव है वो फेल नहीं होता। कितने ही रोटेशन पर, कितनी ही बार हम उसको यूज़ करें तो भी वह रोटेशन होने पर भी फेल नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट। मतलब ये एक प्रतिबल की ऐसी लिमिट है जिस पर जो अवयव है वह घूर्णन भी करता रहता है और उस पर परिवर्तनशील स्ट्रेसेस भी लगती रहती हैं, लेकिन वो फेल नहीं होता, उसको हम बोलते हैं एंडोरेंस लिमिट। और ये जो एंडोरेंस लिमिट है ये
भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एंड्योरेंस लिमिट है वो आपकी निम्न बातों पर निर्भर करती है। वो आपका सबसे पहला है सरफेस फिनिश, दूसरा है आकार, तीसरा है भार का प्रकार। सतह परिष्कर सरफेस फिनिश, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो फिनिशिंग है सरफेस की वो किस प्रकार की है, स्मूथ है, रफ़ है, वो डिपेंड करता है फैक्टर पर, सरफेस फैक्टर पर। तो उस पर भी आपकी सहन सीमा जो एंड्योरेंस लिमिट है वो डिपेंड करती है। साइज, आप जो भी अवयव पर रिवर्सिबल स्ट्रेसेस लग रही हैं तो उस अवयव का आकार क्या है उस पर भी एंड्योरेंस लिमिट निर्भर करती है। और तीसरा है भार का प्रकार, मतलब जो टाइप ऑफ लोड है, स्थैतिक भार है, वेरिएबल है, किसी डायरेक्शन में है, उन सब चीज़ों पर आपकी जो एंड्योरेंस लिमिट है वो डिपेंड करती है। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर में आता है आपका प्रतिबल संकेंद्रण, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये भी एक पूरा चैप्टर है, तो इसको भी हम आगे के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको एक डेफिनेशन के तौर पर समझते हैं। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब अगर हम समझें, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब यह होता है कि जब कभी भी आपका जो मशीनी अवयव है उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में अचानक से परिवर्तन हो जाता है और उस पर किसी भी डायरेक्शन में अगर बल लगते हैं तो जो स्ट्रेस या जो प्रतिबल का जो विरूपण होता है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अचानक से शेप चेंज होने से, यहाँ क्रॉस सेक्शनल चेंज होने से जो विरूपण में चेंजेस आते हैं स्ट्रेस में, तो जो स्ट्रेसेस होती हैं वो एक जगह पर केंद्रित होने लगती हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रतिबल संकेंद्रण। तो जैसे ही स्ट्रेसेस एक जगह पे केंद्रित होने लगेंगी तो वहाँ पे स्ट्रेसेस ज़्यादा होने की वजह से जो आपका मटेरियल है वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पे वो फेल हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिबल संकेंद्रण। तो अगर हम परिभाषा की बात करें, जब किसी मशीन के किसी अवयव का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित होता है तो प्रतिबल विरूपण एक समान न रहकर असमान हो जाता है। तो पदार्थ के किनारों पर प्रतिबल का मान प्रतिबल के औसत मान से अधिक हो जाता है। तो जैसे ही प्रतिबल एक जगह पे केंद्रित होते हैं तो जो औसत प्रतिबल का मान है उससे वो ज़्यादा हो जाता है और प्रतिबल ज़्यादा होने की वजह से जो आपका मटेरियल है, जो भी आपका अवयव है, वो फेल हो जाता है, जिससे पदार्थ के असफल होने की प्रायिकता काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिबल संकेंद्रण। डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्रतिबल संकेंद्रण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, किस किस जगह पे प्रतिबल संकेंद्रण के चांस क्या होते हैं, किस किस कारणों से प्रतिबल संकेंद्रण होता है, और उसका जो डायग्राम है उससे हम उसको समझेंगे। और प्रतिबल संकेंद्रण गुणांक को भी एक डिफ़ाइन किया जाता है। प्रतिबल संकेंद्रण गुणांक को डिफ़ाइन इस प्रकार से किया जाता है कि जो अधिकतम प्रतिबल है, मतलब जैसे ही आपने किसी भी अवयव के आकार में परिवर्तन किया तो स्ट्रेसेस एक जगह पर इकट्ठी होना शुरू होती हैं, तो उस वजह से उसमें अधिकतम प्रतिबल हो जाता है। सामान्य प्रतिबल का मतलब है कि जो भी आपका अवयव है उसकी जो सामान्य कैपेसिटी है, सामान्य प्रतिबल है, मैक्सिमम उस पर कितना लगा सकते हो, तो इनका जो अनुपात है वही प्रतिबल संकेंद्रण गुणांक कहलाता है। तो यहाँ से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द नॉमिनल स्ट्रेस। तो इस प्रकार से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जो प्रतिबल संकेंद्रण है उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है।